हाँ, होता क्या है, मोस्टली लेडीज़ में बाल झड़ने के मुख्य कारण कहाँ रहते हैं मैं आप बताता हूँ। ये बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम्स है लेडीज़ों में क्यों ज़्यादा होता है, जब हार्मोनल असंतुलन बॉडी के अंदर पैदा होता है। हार्मोनल असंतुलन में क्या होता है, पीसीओडी, पीसीओएस, शरीर में पोषण की कमी रहता है, जिसमें मोस्टली क्या रहता है, आयरन की डिफिशियंसी जब बॉडी के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि बॉडी में जब आयरन डिफिशियंस, आयरन कम होता है, विटामिन B12 कम होता है, विटामिन D कम होता है, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि जो धूप में बैठ सकें, या विटामिन D3 जो है, जो कि सप्लीमेंट्स के रूप में बॉडी को चाहिए होता है, वो हम लोग नहीं लेते हैं, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होने से क्या होता है, एक तो हार्मोनल बदलाव के कारण बाल झड़ने का एक प्रॉब्लम रहता है, और दूसरा ये रहता है कि कभी कभी क्या रहता है कि प्रेगनेंसी पीरियड में भी ये आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं और उसको कवर करने में काफ़ी समय लगता है। तीसरा रहता है कि जो और प्रॉब्लम रहती है मेनोपॉज की रहती है, मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या रहता है कि बालों की मोटाई और ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। क्या कारण रहता है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो बॉडी का हम जिसको बोल सकते हैं कि खाने का सिस्टम इरेगुलर, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का न जाना, विटामिन के का न जाना, बायोटीन न पहुंचना, और भी बहुत सारी चीज़ जो पोषण की कमी रहती है उसकी। अब मेन इम्पोर्टेंट इसमें रहता है बाल झड़ने के लिए आयरन की डिफिशियंसी होना, क्योंकि सारे घरों में आजकल लोहे की कढ़ाई या लोहे का जो बर्तन हैं उनको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से, और खान पान से आयरन को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से कि हमारे यहाँ बॉडी में कहीं न कहीं आयरन का चैलेंज बना रहता है। और इसके अलावा आयरन जब बॉडी के अंदर कमी हो जाता है तो एनीमिया भी पैदा होती है, और एनीमिया आयरन की कमी से पैदा होती है। और एक विटामिन रहता है केराटिन, केराटिन विटामिन रहता है, विटामिन C स्किन के लिए रहता है। तो केराटिन जब बॉडी के अंदर कम होता है तो विटामिन H, विटामिन K, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। जिंक बॉडी में जब कम होता है तब बालों का झड़ना शुरू होता है, और ख़ासकर विटामिन D और आयरन हेयर फॉल्स के लिए जिम्मेदार रहता है विटामिन D। विटामिन D जैसे मैंने बताया था कि विटामिन D भी दो प्रकार का रहता है, विटामिन D2 और D3। विटामिन D2 जो रहता है वो हमको धूप से मिलता है, और विटामिन D3 जो रहता है वो हमको सप्लीमेंट से मिलता है। लेकिन हम आगे बहुत जल्द D2 और D3 पर भी टॉपिक करेंगे, आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बात है वो है कि हेयर फॉल जो है मेन कारण क्या रहता है, ये आपको जैसा मैंने बताया था, विटामिन D की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी, बायोटीन, जिंक, इन सब की कमी की वजह से और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और वो झड़ते हैं, इतना झड़ते हैं कि बाद में कोई प्रॉब्लम चैलेंज हो जाता है, और हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। और इतना नहीं कि डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी कभी कभी बाल का हेयर फॉल होना नहीं रुकता है। ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम कहाँ पैदा होता है कि एक हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है कोर्टिसोल हार्मोन को सीक्रेट करना। कोर्टिसोल हार्मोन क्या क्या काम करता है बॉडी के अंदर, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन मीन्स जब हम बॉडी में स्ट्रेस लेते हैं, जब हम तनाव लेते हैं, तो जब तनाव ज़्यादा लेते हैं तो क्या रहता है कि हमारे यहाँ हमारा ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर इम्बैलेंस हो जाता है। यही कारण है कि तनाव लेने से, कुछ लोगों का मानना है कि शुगर किससे होता है, स्ट्रेस लेने से होता है, या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कहाँ से होता है, कोर्टिसोल हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होता है, या ब्लड प्रेशर है ऊपर नीचे क्यों हो जाता है कि कोर्टिसोल हार्मोन बॉडी में जब बढ़ना घटना लगता है तो ये प्रॉब्लम आती है। कोर्टिसोल हार्मोन मोटापे के लिए जिम्मेदार रहता है। जितना बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो उतना ही मोटापा बढ़ेगा, और ये स्ट्रेस हार्मोन भी होता है, उतना तनाव बढ़ेगा, बीपी रिफ्लेक्ट करेगा, बीपी कम ज़्यादा होगा, वेंस को प्रॉब्लम होगी, बॉडी में प्रॉब्लम होगी, फैट बढ़ेगा, BFA बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, स्केटल मसल डाउन होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। और क्या कहता है कोर्टिसोल हार्मोन बॉडी के अंदर क्या करता है,
ब्लड के शुगर को नियंत्रण करने का काम भी कोर्टिसोल हार्मोन करता है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो शुगर इम्बैलेंस हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, शुगर कम हो जाती है और जब हम प्रॉपर डाइट लेते हैं तो काफ़ी बढ़ जाती है, तो एक चैलेंज पैदा हो जाता है। तो किसकी वजह से रहता है? कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से रहता है, और कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से हेयर फॉल भी रहता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर भी कोर्टिसोल से बढ़ता है, ये हम आगे टॉपिक करेंगे। दूसरी चीज़, जो कोर्टिसोल हार्मोन ह्यूमन सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। ह्यूमन सिस्टम में क्या रहता है, जैसे कि कोई भी हल्की ठंडी चीज़ खा लेने से बुखार का आना, छींक का आना, जुकाम का होना, या डाइजेस्ट नहीं कर पाना, या पेट में दर्द पैदा होना, ये है ना ह्यूमन सिस्टम। मेटाबॉलिज्म को स्लो करना। जितना मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, अब बात हम करते हैं मेटाबॉलिज्म की। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म 1400 से और 1800 के बीच है तो मेटाबॉलिज्म मीडियम है, स्लो है, 1000 से 1200 1300 तक है, स्लो है, तो बॉडी हर काम में परफॉर्म बहुत स्लो करेगी। बॉडी कोई भी दवा खाएंगे बहुत स्लो बॉडी के अंदर काम करेगी। जितना मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा उतना फास्ट ट्रैक पर बॉडी वर्क करती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो हेयर फॉल किस तरीके से अपना रोक सकते हैं, क्या क्या उनको टिप्स अपनाने हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि न्यूट्रिशन उनके साथ लगना जरूरी है। फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन उनके साथ होना चाहिए। जो लोग न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं वो लोग न्यूट्रिशन ले लें। न्यूट्रिशन के साथ साथ स्किन का भी चैलेंज अगर जिस किसी को भी है, जिसको स्किन का चैलेंज है, स्पॉट आ रहे हैं और स्पॉट के साथ साथ बॉडी पर चकत्ते पड़ रहे हैं, चेहरे पर झाइयाँ हैं, पिंपल्स हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो वो न्यूट्रिशन के साथ एक हमारे यहाँ हर्बल लाइफ में प्रोडक्ट है सेल एक्टिवेटर और मल्टीविटामिन। तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है वो सेल एक्टिवेटर एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं खाने के बाद, और मल्टीविटामिन एक टैबलेट खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों टैबलेट में कम से कम 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो ये है, और न्यूट्रिशन हमारा चल ही रहा है तो स्किन प्रॉब्लम और हेयर फॉल को हम यहाँ से रोक सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इतना ही नहीं, कुछ घरेलू टिप्स भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कि लेडीज़ जो हैं वो उसको रोक सकती हैं। ओके, तो यहाँ जो लोग नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं और समझना चाहें वो समझ सकते हैं। जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ ये न्यूट्रिशन के साथ ही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि कभी आपका कोई रिलेटिव या घर परिवार में ऐसा है कि जो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं वो इसको अपनाएंगे तो वो हमसे कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। लेकिन जो लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो समझ सकते हैं। क्या करना है कि हफ्ते में 2 या 3 बार जब बालों को हम धुलते हैं तो हमको करना क्या है कि 2 गिलास पानी को हमको गर्म करना है। गर्म करते समय जब हम 2 गिलास पानी फ्राईदान में रखेंगे, उसमें हल्का गुनगुना होने पर हम उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे। नॉर्मल चाय की पत्ती डालने के बाद 1 मिनट के बाद हम उसमें 10 से 12 पत्ते कड़ी के पत्ते डाल देंगे। ओके, कड़ी पत्ता डालेंगे 10 से 12 पत्ते, और कड़ी पत्ता डालने के बाद एक चम्मच मेथी दाना डालेंगे। 3 चीज़ डालने के बाद उसको हम हल्का बॉईल करेंगे, और जब थोड़ा वो गर्म हो जाए उसके बाद हम उसको उतार कर उसमें अपना जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी डिजायरेबल शैम्पू है, पाउच है तो पाउच थोड़ा डाल देंगे शैम्पू, अदरवाइज जो भी शैम्पू है उसमें शैम्पू डालकर, लेकिन शैम्पू मिलाने से पहले हम उसको छान लेंगे। ये ध्यान रहे, ऐसी फ्राईदान में नहीं मिला लेना है, उसको हम छान लेंगे। उसके बाद जो पानी है उसमें हम उस शैम्पू को मिला लेंगे। मिलाने के बाद ठंडा करने के बाद नहाने से पहले हम उससे सर को धोएंगे, बालों को अपने को धोएंगे, तब हम उसको रिपीट करेंगे। ओके, बालों का 1 हफ्ते के बाद झड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे ये न्यूट्रिशन के साथ ही अप्लाई करना है। बिना न्यूट्रिशन के अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन न्यूट्रिशन जो लोग ले रहे हैं और उनको बाल के झड़ने की प्रॉब्लम है तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो समझ सकते हैं। देखिए क्या करना है, 2 गिलास पानी फ्राईदान में रखना है, गुनगुना करना है। पहले उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती, 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ता,
1 चम्मच मेथी दाना डाल के उसको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद जब वो गर्म हो जाए उसके बाद हम उसको छान लेंगे और उसमें शैम्पू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उससे ठंडा करने के बाद हम अपने सर को धुल लेंगे। ये प्रोसेस हमको हफ्ते में 2-3 बार करना है, और उम्मीद ये है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर बालों का झड़ना रुक जाएगा। फिर भी अगर नहीं रुकता है तो हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल या मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम थी बाल को झड़ने की रोकने के लिए। और न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है कि डी बायोटीन और आयरन और इसके साथ साथ विटामिन का पोषण बालों को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये पैदा होता है, जो कि हम न्यूट्रिशन लेने के बाद और ये एक आयुर्वेदिक या देसी नुस्खे के साथ हम उसको दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेट को गेन करने का क्या प्रॉब्लम है। वेट लोगों का अंडरवेट कैसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है कि अंडरवेट हो जाता है। अंडरवेट उन लोगों का होता है जो लोग कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, जो लोग व्हाइट शुगर ज़्यादा लेते हैं, उनका अंडरवेट हो जाता है। क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज बढ़ता है तो ग्लूकोज सबसे पहले ब्लड के अंदर बढ़ता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज कभी कभी लीवर पर भी इफेक्टिव करता है, और जब वो वहाँ स्टोर होता है ग्लूकोज तो BFA जो है काफ़ी कम हो जाता है, मतलब 1 या 2 हो जाता है BFA। जबकि BFA कितना चाहिए, बिस्कुलर फैट होना चाहिए 0.5 से 9 के बीच, और जब वो 1 या 2 हो जाता है तब लीवर जो है अपने प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं रहता है, जबकि लीवर बॉडी के अंदर 500 से ज़्यादा काम करता है। बहुत जल्दी हमारा टॉपिक आपको लीवर पर भी मिलेगा। 500 से ज़्यादा काम करता है उसमें, जिस तरीके से कि ग्लूकोज को नियंत्रित करना है। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ता है तो उसको किस तरीके से काम कराना है पेंक्रियाज से। जब ग्लूकोज या शुगर कम होता है तो जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ किससे पता लगती है ये काम कौन करता है, लीवर करता है। तो जब बिस्कुलर फैट काफ़ी कम हो जाता है, और बिस्कुलर फैट इतना कम होता है कि बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट डाउन हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म रेट डाउन होगा तो क्या होगा, लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, और लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। और उन चैलेंजेस में जैसे कि कोई भी चीज़ को हम डाइजेस्ट न करना, भूख न लगना। पहला प्रॉब्लम कहाँ रहता है, भूख न लगना, क्योंकि भूख को प्रभावित बिस्कुलर फैट करता है। तो हमको करना क्या है कि जिन लोगों को वेट गेन का प्रॉब्लम है वो अपने मेटाबॉलिज्म पर काम करेंगे। मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम दोनों जब उनके इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिक वेट गेन की तरफ जाएगा, बॉडी अपने आप परफॉर्म करेगी। लेकिन ये कब होंगे, कैसे होंगे, मैं बताता हूँ। एक तो पानी, जब प्यास लगे तो प्रॉपर पानी पीते रहना है। दूसरी चीज़, अपने मील को 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करना है। हर 2 घंटे पर कुछ न कुछ खाते रहना है, पहली बात। दूसरी चीज़, कोई भी अधिक कार्बोहाइड्रेट या पोटेशियम वाली चीज़ नहीं खाएंगे जिससे कि पेट के अंदर भारीपन हो और अधिक समय तक बॉडी डाइजेस्ट न कर पाए, क्योंकि वेट गेन की कंडीशन में डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है और काफ़ी देरी से बॉडी डाइजेशन को परफॉर्म करती है। तो करना क्या है कि सबसे पहले करना क्या है कि जो सबसे पहले सुबह जगने के बाद गुनगुना पानी 1 कप लेना है। उसके बाद वर्कआउट करना है। एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है अगर हम लोगों का मानना यह है कि मोटे लोग ही उसको फिजिकल एक्टिविटी को करेंगे, तो ऐसा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी बॉडी की एड्रिनल ग्लैंड या जो भी बॉडी की ग्लैंड है, लीवर है, हार्ट है, स्केटल मसल इंप्रूव करने के लिए है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद हम अपना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, और फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद फिर हम एक एलो प्लस का कैप्सूल लेंगे। एलो प्लस का काम क्या रहता है, एलो प्लस का काम है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। ओके, जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऊपर होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, भूख लगेगी आपको, तो उसके बाद ऑटोमेटिक बॉडी अच्छे ढंग से परफॉर्म करने लगेगी। और एलो प्लस के बाद फिर हम क्या करेंगे, 20 से 30 मिनट के बाद हम खाना जरूर लेंगे। खाना या ब्रेकफास्ट होना चाहिए। हम ये गलती नहीं करेंगे कि एलो प्लस टैबलेट खा ली और खाना रेडी नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमको ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद ही एलो प्लस लेनी है।
और एलो प्लस का एक कैप्सूल खाने के बाद फिर हमको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट के बाद हमको शेक लेना है। शेक में आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग उसका चम्मच सेट कर सकते हैं। 60 किलो वेट तक 2 चम्मच रहेगा। जिनका वेट 60 किलो है वो 2 चम्मच फॉर्मूला बन लेंगे। जिनका वेट उससे कम है या उससे ज़्यादा है, जिसका है हाइट के और वेट उसका हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, जिनका 60 किलो है वो 2 चम्मच लेंगे और 60 से ज़्यादा है जिनका वो 3 चम्मच लेंगे। जिनके यहाँ दूध उनकी गाय का या भैंस का होता है, शुद्ध है, तो वो शेकमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिनके यहाँ दूध की व्यवस्था नहीं है वो शेकमेट के साथ फॉर्मूला वन को मिक्स करेंगे अच्छे ढंग से और उसके बाद उसको पी लेंगे। कांच के गिलास में पलटकर। स्टील के गिलास में इसलिए नहीं लेंगे कि स्टील रिएक्ट करती है और बॉडी को प्रॉब्लम करेगी। केमिकल रिएक्शंस स्टील्स के साथ होते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 5 मिनट के बाद एक सेल एक्टिवेटर टेबलेट को लेंगे। आफ्टर दैट पानी पीना है, पानी पी लेंगे और इसके 10 से 5 मिनट के बाद एक यूमिन हेल्थ की टेबलेट को लेंगे, जिसका काम यूमिन को बढ़ाना होता है, यूमिन सिस्टम बॉडी का इंप्रूव करना होता है। क्योंकि ये तो तय है, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है, उनका यूमिन सिस्टम स्लो है, वो सर्दी के शिकार रहते हैं, उनको न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 से 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 2 से 3 घंटे के बाद फिर हमको दोबारा डाइट रिपीट करनी है और रिपीट करने में हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ नहीं है, बिस्किट खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो कौन कौन सी हैं, एक गन्ने का जूस अवॉइड करेंगे। गन्ने का जूस इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि गन्ने के जूस को बॉडी देर तक पचाती है, फिर भूख नहीं लगेगी, जिससे कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। केले को हम अवॉइड करेंगे, केले में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उसको वो पचाने में प्रॉब्लम होता है और हम खाना नहीं खाएंगे, इसलिए केले को भी अवॉइड करेंगे। तीसरा, मैंगो मतलब मैंगो से आम के जूस को भी हम अवॉइड करेंगे। आम का जूस भी पेट को काफ़ी समय तक भारी रखता है, उसको भी हम अवॉइड करेंगे। बाकी की सारी चीज़ें हम खाएंगे। और सारी चीज़ें खाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट के समोसे खाएंगे, मोमोज खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये चीज़ नहीं खाएंगे। आप लोग ये नहीं खाएंगे, जो भी खाना है घर पर बनी हुई खाएंगे। और पानी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पिएंगे। जो अंडर वेट हैं उनको 2 से 3 लीटर पानी 24 घंटे में पूरा करना है। आफ्टर दैट वो दोपहर के मील को लेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे। दोपहर के खाने में जो उनको अच्छा लग रहा है वो खा सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। अंडर वेट वाले लोग पूड़ी खाना चाहे पूड़ी खा सकते हैं, पराठा खाना चाहे पराठा खा सकते हैं, लेकिन देसी घी और सरसों का तेल होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चिकनाई नहीं होनी चाहिए। उसके आधा घंटे बाद पानी पिएंगे। हमेशा ध्यान रखना है, पानी खाने के या तो आधा घंटे बाद पीना है या आधा घंटे पहले पीना है। पानी का खाने से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, हमको ये याद रखना है, कभी भी चावल रोटी के साथ नहीं लेनी है। चावल अलग होना है और रोटी अलग। जिस दिन हमको चावल खाना है उस दिन रोटी नहीं खानी है, जिस दिन रोटी खानी है उस दिन चावल नहीं खाना है। ठीक है, दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं वो रोज़ दही नहीं लेंगे। जिनको सर्दी की प्रॉब्लम है वो भी दही नहीं लेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाय अवॉइड रहेगी, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड रहेगी और एफ्रेश भी अवॉइड रहेगा, जो कि एनर्जी ड्रिंक है हर्बल में। जिन लोगों को अंडर वेट हैं वो एफ्रेश नहीं लेंगे, कोई भी फ्लेवर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कोई भी गर्म चीज़ नहीं लेंगे। खासकर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अंडे को बंद करेंगे, फिश को बंद रखेंगे, मीट को बंद रखेंगे। और जो वेजिटेरियन है वो भी अपने यहाँ मीट मसाले को बंद करेंगे, गरम मसाला बंद रखेंगे, क्योंकि उससे भी बॉडी के अंदर चैलेंज रहता है। शाम का खाना, शाम के खाने में क्या करेंगे, हल्का खाना लेंगे और 6 से 7-8 बजे तक, अधिकतम 8 बजे तक उस खाने को ख़त्म करेंगे। और खाना खाने के बाद 100 से 200 कदम या 10 से 15 मिनट की हम वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद जब एक ध्यान रखना है, जिसमें हमको मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है या ह्यूमन सिस्टम को ग्रो करना है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, टेढ़े करवट, लेफ्ट साइड का करवट लेके हम सोएंगे। और नींद में चाहे जो भी करवट हो जाए, लेकिन सोने का जो प्रारंभ करेंगे वो लेफ्ट करवट से करेंगे और उसके बाद आराम से सुबह जगेंगे। बाकी का सेम पैटर्न वही फॉलो करेंगे जो कि हमने बताया था। यह है वेट गेन करने के लिए।
जो लोग वेट करने के स्टेज पर हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, वो ये ध्यान रखें कैलोरी का भी, जीआई को कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा ग्लाइमेक्स इंडेक्स वाली चीज़ें ना खाएं, और जैसे मोमोज है, बर्गर है, बार बार मैं यही कहूँगा उसको इस्तेमाल न करें। बाकी दूध ले सकते हैं, बाकी कोई परहेज नहीं है उनका, कोल्ड ड्रिंक का परहेज है, चाय का परहेज है, एफरेस का परहेज है, बाकी कोई चीज़ सारा कुछ ले सकते हैं, सारी दालें खा सकते हैं, सारी हरी सब्जी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, कुछ नहीं मिले बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन वो अपने मील को कितने बार डिवाइड करेंगे, सुबह से लेके शाम तक 5 बार खाना है उनको, हर 2 घंटे पर खाना है, लेकिन 10 मिनट पे नहीं खाना है, बार बार एचिंग बॉडी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है कि उनको कब खाना है, हर 2 घंटे पे खाना है, 2 से 3 ढाई घंटे पर, जिससे कि हम पूरे खाने को 5 बार में उसको हम फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ वेट लॉस और वेट गेन दोनों आपस में दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। जो मैंने बताया है वे वेट गेन लॉस करने वाले लोग नहीं करेंगे, केवल वेट गेन करने वाले लोग करेंगे। जिनके साथ वेट गेन का प्रॉब्लम है, मैं बार बार वही रिपीट करूंगा कि शाम के खाने या सुबह का खाना रेडी होने से पहले कैप्सूल लेना है, जब खाना रेडी हो जाए उसी कंडीशन में कैप्सूल लेना है। ऐसी गलती नहीं करनी है कि कैप्सूल खा लिया और खाना तैयार नहीं है। एलो प्लस खाने के बाद 20 से 30 मिनट के बीच में 10 से 20-30 मिनट तक कुछ न कुछ खाना है, ये श्योर है। उसके बाद सेक लेना है, उसके बाद सेल एक्टिवेटर लेना है, उसके बाद जो भी टैबलेट्स हैं आपकी जो दवा है वो लेनी है। लेकिन जिनका सेक 1 टाइम मैंने बताया है वो सेक सुबह ही लेंगे, जिनको 2 टाइम बताया है वो दोनों टाइम लेंगे, ओके। वर्कआउट के लिए कोई भी एक क्लब में वर्कआउट करेंगे, ऐसा नहीं है कि 4 क्लब का लिंक आपके पास है तो चारों में करेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। एक्सरसाइज एक लिमिट की करनी है जिससे बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सके, ओके। अब मैं बात करता हूँ वेट को लॉस करने की। जिन लोगों को वेट लॉस की प्रॉब्लम है वो खासकर डायरी निकाल लें, नोट करना चाहें कर लें, समझना चाहें समझ लें, वरना ये क्लास का वीडियो आपको चैनल पर सुबह मिल जाएगा, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। जिनको वेट लॉस का प्रॉब्लम है वो समझें, क्योंकि वेट का बढ़ना एक कॉर्टिसोल हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण होता है, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है। और वेट बढ़ने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि सर वेट में पेट सबसे पहले निकलता है। जब वेट बढ़ेगा तो पेट सबसे पहले निकलेगा, और जब वेट को हम लॉस करेंगे तो सबसे लास्ट में पेट खत्म होता है। ये प्रॉब्लम है उनके साथ कि वेट जो खत्म होगा सबसे लास्ट में खत्म होगा, ओके। तो करना क्या है कि जो वेट लॉस वाले लोग हैं उनको चाय सबसे पहले बंद करनी है, बादी चीजें सारी बंद रखनी है। बादी चीजों में दालों में 3 दाल बंद रखनी है, चना की दाल बंद रहेगी, राजमा बंद रहेगा, अरहर की दाल बंद रहेगी, उड़द की दाल बंद रहेगी। 3 दालें खानी है, मूंग की दाल, मसूर की दाल और मोठ की दाल। इसमें यह ध्यान रखना है कि जो मोठ की दाल है वो गर्म होती है, अगर गर्मी का सीजन है, अगर गर्म लगती है या मोठ की दाल खाने से कोई प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उनका डेली का लाइफ स्टाइल यहाँ से चालू होगा, मैं बोलता हूँ समझिएगा। सुबह वो लोग जगेंगे, जगने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे, जो वेट लॉस करने वाले लोग हैं। उसके बाद फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद 2 चम्मच का फ्रेश लेंगे वर्कआउट के साथ। लेकिन जिनके साथ बीपी का चैलेंज है, हार्ट का कोई चैलेंज है, वो 1 चम्मच का ही लेंगे, ये ध्यान रखें, ओके। क्योंकि फ्रेश में कैफीन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको नहीं लेना है, तो 1 चम्मच का लेना है। जिनको बीपी का चैलेंज है वो लोग 1 चम्मच का लेंगे, और जिनको बीपी का चैलेंज नहीं है वो 2 चम्मच का लेंगे, ओके। 2 चम्मच का या 1 चम्मच का एफ्रेश लेंगे वर्कआउट के साथ, कांच के गिलास में हम उसको रेगुलर पिएंगे। और रेगुलर पीने के बाद वर्कआउट करते रहेंगे। वर्कआउट करने के बाद 10 मिनट के बाद हम अपना शेक को रेडी करेंगे। शेक में 1 चम्मच शेकमेट रहेगा, फॉर्मूला वन अकॉर्डिंग बाई वेट रहेगा, क्योंकि जिनमें वेट 60 किलो तक है वो 2 चम्मच लेंगे, और जिनमें वेट 80 किलो है
वो 3 चम्मच लेंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन मैक्सिमम डाइट 3 चम्मच की है। अगर किसी में 1 क्विंटल वजन है तब भी 3 चम्मच लेंगे, 1 क्विंटल से ज़्यादा है तब भी 3 चम्मच लेंगे, और मिनिमम उसकी डाइट जो है वो 2 चम्मच की है। अगर किसी में वेट 30 किलो है तब भी वो 2 चम्मच लेंगे, ठीक है। 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर लेंगे, क्योंकि प्रोटीन का बॉडी में बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोटीन का इंटेक बॉडी में अंदर अगर जाएगा होगा तो क्या होगा, कोर्टिसोल हार्मोन है वो इम्बैलेंस रुकेगा। ओके, 1 चम्मच क्या लेंगे, प्रोटीन लेंगे, और 250 से 300 ml पानी में मिक्सी के जार में डालेंगे। इन तीनों प्रोडक्ट को प्रॉपर जैसा मैंने बताया उस जार में डालेंगे। 30-30 सेकंड के लिए 3 से 4 बार मिक्सी को रन करेंगे, और उसके बाद कांच के गिलास में पलटकर हम उसको पी लेंगे, और सेक के बाद हम पानी भी पी लेंगे। ये ध्यान रहे, खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सेक के बाद हम पानी पी लेंगे, क्योंकि सेक में जो पानी से सेक बना है वो पानी टोटल डाइट में हम ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, 4 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे। ये हम अपने दिमाग से भ्रम को निकाल के रखेंगे कि हमने खाना नहीं खाया है, वो भी एक खाना है, न्यूट्रिशन एक मील है। तो करना क्या है कि उसको लेने के बाद 4 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे। जिनके यहाँ एक्टिव फाइबर कम्प्लेक्स भी लगा है, जो मैंने लगाया है या किसी भी कोच ने लगाया है, वो एक्टिव फाइबर कम्प्लेक्स 1 चम्मच भी ऐड कर लेंगे, जो गट को सुधारने के लिए होता है, आंतों के गट को साफ करने के लिए, आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। और फाइबर का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर भूख न लगे तो वहाँ फाइबर इस्तेमाल होता है। 4 घंटे तक हम कोई चीज़ नहीं खाएंगे। 4 घंटे के बाद फिर प्रॉपर तरीके से हम अपना दोपहर का खाना लेंगे, जिसका टाइमिंग्स 12 से 2 बजे के बीच है, कभी भी ले सकते हैं, जिसमें हाफ क्वार्टर प्लेट सैलड रहेगी। सैलड का मतलब ये नहीं है केवल खीरे आपने काट लिए तो उसको सैलड की संज्ञा दे सकते हैं। सैलड में 3 से 4 तरीके की सैलड रहेगी, जिसमें टमाटर है, प्याज है, चुकंदर है, मूली है और आपका खीरा है। इसमें कोई भी 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान रहे, इसमें ना नमक डालेंगे ना चूरन डालेंगे, केवल सबसे पहले हम सलाद को खाएंगे आराम से। खाना खाते समय स्क्रीन से दूरी बनाए रखेंगे, ना मोबाइल देखेंगे ना टेलीविज़न देखेंगे, और सलाद खाने के बाद फिर हम अपने खाने में 2 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी जो ऐड की हुई है उसमें से 1 कटोरी दाल को चम्मच के साथ खाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम सीधे सीधे दाल को कटोरी से पी लेंगे, ये नहीं करना है। ओके, 1 कटोरी दाल चम्मच से धीरे धीरे खानी है, और उसके बाद जो दाल बचती है और जो सब्जी बचती है उससे हम जो भी हमारी भूख है 3 रोटी 4 रोटी वो खाना खाएंगे। लेकिन सब्जियों में किन किन सब्जियों का परहेज रहेगा, जो लोग नोट करना चाहें वो कर सकते हैं। काशी फल, बादी चीज़ों की बात करता हूँ, काशी फल बंद रहेगा, आलू बंद रहेगा, बैंगन बंद रहेगा, अरबी बंद रहेगा, भिंडी बंद रहेगा। भिंडी कभी कभार खा सकते हैं, ओके, ये परहेज में रहेगा। बाकी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन जिनको वेट के साथ साथ जॉइंटिस, RH फैक्टर या गठिया की भी प्रॉब्लम है, वो लोग क्या करेंगे, दालें नहीं खाएंगे। लेकिन हमसे डिस्कस कर लेंगे जिनको गठिया है, लेकिन इस विंडो में ऐसा कोई नहीं है जिसको गठिया हो, मुझे मालूम है। ओके, तो करना क्या है कि हमको फिर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले सैलड लेनी है, वेट लॉस करने वाले लोग हैं उनको भी, और वेट गेन वाले हैं उनको भी, ठीक। लेकिन वेट गेन वाले अगर दाल कभी कभार खाते हैं तो चलेगा, रेगुलर खाते हैं तब भी चलेगा, उनका परहेज नहीं है। लेकिन वेट लॉस वालों के लिए कंपलसरी है 2 कटोरी दाल। 1 कटोरी दाल चम्मच से खाएंगे, बाकी की जो दाल है 1 कटोरी दाल और सब्जी है उससे साथ रोटी खाएंगे। और जिस दिन चावल खाने का मन हो उस दिन वो चावल भगोने में बनेगा, कुकर में नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, उस दिन रोटी नहीं खाएंगे, सलाद, 1 कटोरी दाल, दूसरी कटोरी दाल से उस सब्जी से चावल को लेंगे। ये चावल का सिनेरियो है। और फल को कभी हम खाने के साथ नहीं खाएंगे, ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि खाने के साथ हम फल को खा रहे हैं, उसको हम अपनी डाइट से हटाएंगे। इसके बाद 2 से 3 बजे के बीच में हम 1 चम्मच एफ्रेश फिर रिपीट करेंगे। ओके, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो 1 चम्मच लेंगे, जिनको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है वो 2 चम्मच लेंगे। और 4 बजे के लगभग अगर भूख लगती है, पानी पीते रहना है। और जब भूख लगती है 4 बजे के लगभग, तो हम क्या कर सकते हैं,
फ्रूट्स ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, और मैंगो नहीं ले सकते। वेट लॉस वाले मैंगो नहीं लेंगे, केला नहीं लेंगे, और चना ले सकते हैं। सस्ते की बात अगर हम करें तो ये 2 मुट्ठी चना या 1 मुट्ठी चना ले सकते हैं, पानी नहीं लेना है साथ में। उसके बाद शाम को 6 बजे जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम नहीं है वो एफ्रेस लेंगे, और जिनको प्रॉब्लम है वो 2 ही टाइम एफ्रेस लेंगे। और 6 बजे के बाद 7 से 8 बजे तक खाना रहेगा। कोशिश ये करेंगे कि शाम के खाने में हल्का खाना रहेगा, दाल रोटी सब्जी भी हो सकती है, ओट्स भी हो सकता है, कभी कभी हम मूंग की दाल की खिचड़ी भी हम ले सकते हैं। और उसके बाद आधा घंटे बाद हम पानी पिएंगे, और पानी पीने के बाद फिर ये ध्यान रहे शाम का खाना खाने के बाद 10 से 20 मिनट या कम से कम 100 से 200 कदम जरूर चलना है। और उसके बाद हम पैदल चलेंगे, पैदल से मतलब वॉक करेंगे, अपने घर कर सकते हैं, कमरे में कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं। उसके बाद जब हम सोने के लिए जाएंगे तो स्क्रीन से दूरी बनाएंगे। जब भी हम सोने जाएंगे उससे 1 घंटा पहले मोबाइल को रख देंगे, टेलीविज़न को बंद कर देंगे, और सोने के लिए हम चले जाएंगे, और लेफ़्ट करवट से हम लेटेंगे और सो जाएंगे। ओके, यही केवल फॉलो करना है। बाकी किस प्रोडक्ट की या जीआई कितना है, किस खाने में कितना जीआई है, कितना कैलोरी है, इसके लिए हम कल आपको दोबारा मिलेंगे इसी समय। कल कैलोरीज पर हम चर्चा करेंगे, जिसका फ्लायर और लिंक आपको मिल जाएगा। और कोशिश ये है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जिसकी समझ में नहीं आया वो चैनल से इस वीडियो को देख सकते हैं, और समय से लॉगिन करना है। आज की तरह नहीं चलेगा, कल जो भी लोग हैं विंडो में वो समय से लॉगिन करेंगे। कल हम कैलोरीज पर चर्चा करेंगे, 7:30 बजे ठीक लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद वीडियोज़ अपने चालू रखने हैं, क्योंकि वीडियोज़ अगर मैं बंद कर लूँ तो आपको कैसा लगेगा। ओके, किसी का अगर कोई चैलेंज है तो बंद कर सकते हैं। अगर किसी का चैलेंज है तो वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको अनम्यूट करके आपको हमसे बात करने का भी मौका मिलेगा, और इंडिविजुअली कॉल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल हम कैलोरी पर चर्चा करेंगे, किस चीज़ में कितनी कैलोरी है और किसके खाने से कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। बाकी का किसी के साथ अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। ओके, आज के टॉपिक में इतना ही था।